नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं बबीता गौतम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा से हूँ। आज आज के अध्याय में हम ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन के बारे में जानेंगे। बच्चों, कंपनी को वित्त की आवश्यकता होती है अपने विस्तार और विकास के लिए। इसके लिए वह अंशों का निर्गमन करती है, परंतु कभी-कभी वो अपनी अंश पूंजी नहीं बढ़ाना चाहती है, तो वह जनता से उधार लेकर वित्त की व्यवस्था करती है। जनता से उधार वो 2 तरीके से ले सकती है, एक तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा, दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन करके। तो बच्चों, आज हम ऋण पत्रों के बारे में ही जानेंगे। इसके मुख्य बिंदु रहेंगे ऋण पत्र से आशय एवं विशेषताएं, लाभ हानि और अंश एवं ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्रों के प्रकार, ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर एवं प्रीमियम पर, अति अभिदान, ब्रोकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र से आशय: ऋण पत्र ऋण के स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है, जिसे कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन दिया जाता है। यह एक निश्चित तिथि पर मूल राशि लौटाने का अनुबंध है। इस राशि पर एक निश्चित दर से प्रायः 6 माही ब्याज दिया जाता है, पर ब्याज के भुगतान की शर्तें अनुबंध पर निर्भर करती है। कंपनी जब ऋण लेती है और इस ऋण की स्वीकृति के लिए एक प्रमाण पत्र देती है, तो इसे ऋण पत्र कहा जाता है। बच्चों, अतः हम ये कह सकते हैं, ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के मध्य एक अनुबंध होता है, जिसके तहत कंपनी ऋणदाता से लिए गए ऋण का ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। ऋण पत्रों की विशेषताएं। ऋण पत्रों की विशेषताएं निम्नानुसार है: पहली, सार्वमुद्रा; दूसरा, लिखित प्रमाण पत्र; तीसरी, ब्याज का भुगतान; चौथी, निश्चित अवधि; पांचवी, दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति। पहला, सार्वमुद्रा। ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन किया जाता है। सार्वमुद्रा से बच्चों कंपनी की मोहर या सील से इसके अधीन किया जाता है। दूसरी है लिखित प्रमाण पत्र। ऋण पत्र ऋण के फलस्वरूप जारी एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। यह लिखा हुआ होने के कारण न्यायालय में वाद के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी, ब्याज का भुगतान। कंपनी को लाभ हो या हानि, ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। चौथी, निश्चित अवधि। निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति। ऋण पत्रों से दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग कंपनी लंबे समय तक कर सकती है। ऋण पत्रों के लाभ: वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति; दूसरा, स्वामित्व; तीसरा, जब्तीकरण; चौथा, ऋण पत्रों का शोधन; पांचवा, भुगतान। पहला लाभ, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। कंपनी को ऋण पत्र द्वारा वित्त की आवश्यकता लंबे समय तक मिलती है, जिसको वो लंबे समय तक उपयोग कर सकती है। दूसरा, स्वामित्व। ऋण पत्रधारियों का कंपनी पर स्वामित्व नहीं होता है, ये सिर्फ कंपनी के लेनदार होते हैं। तीसरा, जब्तीकरण। ऋण पत्रों को अंश की तरह जब्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है ऋण पत्रों का शोधन। निर्धारित समय अवधि के पश्चात या कंपनी के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर ऋण पत्रों का शोधन या भुगतान किया जा सकता है। भुगतान: ऋण पत्रों को निश्चित एवं न्यूनतम दर पर ब्याज का भुगतान करने के पश्चात शेष लाभ अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। अतः बच्चों, कंपनी को लाभ में से सर्वप्रथम ऋण पत्रों का भुगतान करना होता है। ऋण पत्रों की हानियां: जिस प्रकार ऋण पत्रों के कुछ लाभ होते हैं, उसी प्रकार ऋण पत्रों की हानियां भी होती है। उसमें कुछ इस प्रकार है: पहली, पूर्व निश्चित दर; दूसरा, कंपनी की साख; तीसरा, प्रबंध में हस्तक्षेप; चौथा, न्यायालय में प्रस्तुत करना। पहली हानि, पूर्व निश्चित दर। कंपनी को लाभ हो या हानि, दोनों ही स्थितियों में कंपनी को एक निश्चित दर पर, जो पहले से ही निश्चित की गई है, ब्याज देना अनिवार्य होता है। दूसरा, कंपनी की साख।
ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति बंधक या गिरवी के रूप में रखते हैं, जिसके कारण कंपनी की साख पर प्रभाव पड़ता है और निवेशक निवेश करने से हिचकिचाते हैं या डरते हैं। तीसरी, प्रबंध में हस्तक्षेप। ऋण पत्रधारी को कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। वे सिर्फ कंपनी के लेनदार होते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत करना। ऋण पत्रधारी कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करने की स्थिति में किसी भी कारण से यदि कंपनी ब्याज का भुगतान नहीं करती है तो ऋण पत्रधारी न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हानियां देखी आपने। अब आप देखते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। अभिलेख के दृष्टिकोण से ऋण पत्र के दो प्रकार होते हैं, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो होते हैं, रक्षित ऋण पत्र, अरक्षित ऋण पत्र। अवधि के दृष्टिकोण से मोचनी ऋण पत्र या शोध्य ऋण पत्र, दूसरा अमोचनी ऋण पत्र या अशोध्य ऋण पत्र। चौथा, परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से परिवर्तनशील ऋण पत्र और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। कूपन दर के दृष्टिकोण से विशिष्ट कूपन दर पर ऋण पत्र, शून्य कूपन दर पर ऋण पत्र। अब हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। अभिलेख के दृष्टिकोण से दो ऋण पत्र होते हैं, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं और जिनके मूल तथा ब्याज का भुगतान रजिस्टर धारकों को ही देय होता है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। बच्चों, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होने पर होता है। दूसरा है वाहक ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जो वाहकों को ही देय होते हैं और केवल सुपुर्दगी द्वारा ही इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। इनका ब्याज तथा इनकी मूल राशि का भुगतान इनके वाहकों या धारकों को किया जाता है। अर्थात ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते हैं। इसमें मूलधन व ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास ऋण पत्र होते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो ऋण पत्र होते हैं, रक्षित या बंधक वाले ऋण पत्र, दूसरा साधारण या अरक्षित ऋण पत्र। रक्षित या बंधक वाले ऋण पत्र जिन ऋण पत्रों को कंपनी की संपत्तियों पर भार या बंधक उत्पन्न किया जाता है, बंधक सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। अर्थात जिन ऋण पत्रों को कंपनी की संपत्ति का पूर्ण या अंशतः भार या बंधक मिला होता है, उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। अगर कंपनी ऋण पत्र धारकों को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होती है, तो ऋण पत्र धारक बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। दूसरा है साधारण या अरक्षित ऋण पत्र। अरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिनमें ब्याज के भुगतान तथा पूंजी के शोधन के लिए ऋणदाताओं को कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाती। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर कंपनी मूलधन व ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखती है। संपत्ति गिरवी नहीं रखती या बंधक नहीं रखती है। इनके भुगतान होने की कोई गारंटी नहीं होती है। बच्चों, भुगतान न होने पर कंपनी के समापन के समय इन्हें अन्य साधारण लेनदारों की तरह माना जाता है। अवधि के दृष्टिकोण से हमारे ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, शोध्य या मोचनी ऋण पत्र और अशोध्य या अमोचनी ऋण पत्र। शोध्य ऋण पत्र वे होते हैं जिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी द्वारा किया जाता है, इसे हम शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। अशोध्य ऋण पत्र वे होते हैं जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं परंतु कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋण पत्रों को हम अमोचनीय या अशोध्य ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से परिवर्तनशील ऋण पत्र। बच्चों, परिवर्तन का मतलब ही है बदलना, तो परिवर्तनशील ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनको एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी के अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इन ऋण पत्रों को अंशों या अन्य प्रतिभूति में एक समय निश्चित करके बदला जा सकता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र मतलब जिन्हें नहीं बदला जा सकता। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वे होते हैं जिनका अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
कूपन दर के दृष्टिकोण से। पहला है विशिष्ट कूपन दर पर ऋण पत्र, दूसरा शून्य कूपन दर पर ऋण पत्र। विशिष्ट कूपन दर पर ऋण पत्र मतलब है ऋण पत्रों पर निश्चित दर जैसे 12% या 14% के साथ निर्गमित किया जाता है। विशिष्ट कूपन दर वाले ऋण पत्र वे होते हैं बच्चों जिन पे एक निश्चित ब्याज होता है, जैसे 10% ब्याज की दर, 8% ब्याज की दर। ऐसे ऋण पत्रों को हम विशिष्ट कूपन दर वाले ऋण पत्र कहते हैं। शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र वे होते हैं जिन पर किसी ब्याज दर के जिन्हें बिना किसी ब्याज दर के निर्गमित किया जाता है। इन्हें हम जीरो कूपन दर वाले ऋण पत्र भी कहते हैं। बच्चों, अंश और ऋण पत्र में हम अंतर देखेंगे। अंतर का आधार है स्वामित्व। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। प्रतिफल, अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है, लेकिन ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है। मतदान का अधिकार, अंशधारकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ऋण पत्र धारकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। सुरक्षा, अंश किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन ऋण पत्र प्रायः सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनके पास कंपनी की कोई संपत्ति भार के रूप में रखी रहती है या गिरवी रखी रहती है। परिवर्तनीयता, अंश को ऋण पत्र के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऋण पत्रों को निर्गमन के नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर। पहला स्वामित्व, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं। प्रतिफल, अंशधारियों को कंपनी से लाभांश की प्राप्ति होती है, ऋण पत्रधारियों को कंपनी से ब्याज की प्राप्ति होती है। सदस्य, अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, वे सिर्फ लेनदार होते हैं। मतदान, अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। यह कंपनी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राशि की वापसी, अंशधारियों को अंशों की राशि की वापसी कंपनी के जीवन काल में प्राप्त नहीं होती है, जबकि ऋण पत्रधारियों को ऋण की राशि अनुबंध की अवधि पर प्राप्त हो जाती है। हानि की स्थिति, हानि की स्थिति में इन्हें लाभांश नहीं मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को हानि होने पर भी कंपनी को निश्चित दर से ब्याज देना होता है। बच्चों, ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन भी अंशों के निर्गमन की तरह होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार अंशों के निर्गमन की होती है। अभिप्रेरित निवेशक कंपनी द्वारा जारी किए गए विवरण पत्र के आधार पर ऋण पत्र के लिए आवेदन करता है। इसके लिए कंपनी या तो पूरी राशि को आवेदन पत्र के साथ मांग लेती है या फिर आवेदन पत्र पर किस्तों के रूप में तथा आवंटन के समय तथा विविध मांगों पर राशि ली जाती है। ऋण पत्रों को सममूल्य पर बट्टे पर प्रीमियम सहित निर्गमित किया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार, रोकड़ प्रतिफल के बदले में, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले में, सहवर्ती या सहायक प्रतिभूति के रूप में। रोकड़ प्रतिफल के बदले में, ऋण पत्रों को जब केवल रोकड़ प्राप्त करने के लिए निर्गमित किया जाता है तब उसे रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। रोकड़ के लिए ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए निम्नलिखित पंजीकृत प्रविष्टियां की जाती है। जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है तब निम्न प्रविष्टि होगी। बैंक खाता नाम ऋण पत्र आवेदन खाते से। जब आवेदन की राशि देय होगी तब ऋण पत्र आवेदन खाता नाम ऋण पत्र खाते से। जब आवंटन नहीं होने पर आवेदन राशि लौटाई जाती है। बच्चों, कई बार बहुत सारे आवेदन आ जाते हैं जिन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो जब ऐसे आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है तब हमारी प्रविष्टि होती है ऋण पत्र आवेदन खाता नाम बैंक खाते से। जब आवंटन राशि देय होती है, ऋण पत्र आवंटन खाता नाम ऋण पत्र खाते से। जब आवंटन राशि प्रीमियम सहित देय होती है, मतलब जब प्रीमियम सहित निर्गमित किया आवंटन की राशि प्राप्त होती है तब ऋण पत्र आवंटन खाता नाम ऋण पत्र खाते से
प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। इसी प्रकार याचना की राशि की एंट्रियां होती है। जब प्रथम याचना राशि प्राप्त होती है तब होती है जब प्रथम याचना राशि देय होती है तब हमारी एंट्री होगी ऋण पत्र प्रथम याचना खाता नाम ऋण पत्र खाते से। जब प्राप्त होगी याचना की राशि तब होगी हमारी एंट्री बैंक खाता नाम ऋण पत्र प्रथम याचना खाते से। इसी प्रकार द्वितीय याचना, यदि तृतीय याचना ना हो तो हम द्वितीय याचना एवं अंतिम याचना लिखेंगे। ऋण पत्र द्वितीय तथा अंतिम याचना खाता नाम ऋण पत्र खाते से। जब द्वितीय तथा अंतिम याचना की राशि प्राप्त होगी तब हमारी प्रविष्टि होगी बैंक खाता नाम ऋण पत्र द्वितीय तथा अंतिम याचना खाते से। अति अभिदान बच्चों, जब जनता को प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों से अधिक संख्या में ऋण पत्रों के लिए आवेदन किए जाते हैं तब इस निर्गमन को अति अभिदान कहते हैं। कंपनी निर्गमित ऋण पत्रों का ही आवंटन कर सकती है। अतः आवेदन प्राप्त होने पर 3 विकल्प होते हैं। अतिरिक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाए, दूसरा सभी को अंशतः या आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए, तीसरा कुछ आवेदकों को मना कर शेष आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया जाए। ऋण पत्रों पर अग्रिम याचना। अग्रिम याचना मतलब पहले ही प्राप्त हो जाना। जब ऋण पत्र धारकों से ऋण पत्र की राशि देय होने के पूर्व ही भुगतान प्राप्त हो जाता है तो उसे ऋण पत्रों पर अग्रिम याचना कहा जाता है। इस संबंध में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता नाम अग्रिम याचना खाते से। अग्रिम याचना की राशि प्राप्त हुई। अग्रिम याचना की राशि पर ब्याज का भुगतान देने पर, जब अग्रिम याचना प्राप्त होगी तो ब्याज का भुगतान होगा, तब हमारी प्रविष्टि होगी अग्रिम याचना ब्याज खाता नाम बैंक खाते से। नरेशन होगी अग्रिम याचना की राशि पर ब्याज का भुगतान होने पर। ऋण पत्रों पर अवशिष्ट याचना। सामान्यतः ऋण पत्रों की राशि भुगतान करने की सुविधा कंपनी के द्वारा किस्तों में प्रदान की जाती है। ऋण पत्रों पर आवेदन की राशि का भुगतान तो आवेदक कर ही देता है, पर जब किसी कारण से आवंटन की राशि या याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति को अवशिष्ट याचना या बकाया याचना कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम निम्न प्रविष्टियां करेंगे। मांग पर बकाया राशि प्राप्त न होने पर निम्न प्रविष्टि होगी बैंक खाता नाम मांग पर बकाया खाता नाम ऋण पत्र आवंटन या याचना खाते से। बच्चों, जब आवंटन बकाया रहेगा तो हम लिखेंगे ऋण पत्र आवंटन खाते से। यदि याचना की राशि बकाया है तो ऋण पत्र याचना खाते से। नरेशन हमारी रहेगी मांग पर बकाया राशि प्राप्त न होने पर। मांग पर बकाया राशि प्राप्त नहीं की गई उस पर ब्याज की एंट्री होगी बैंक खाता नाम बकाया आवंटन या याचना पर ब्याज खाते से। मांग पर बकाया राशि पर ब्याज प्राप्त होने पर। सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। कई बार जब कंपनी बैंक से अथवा अन्य किसी पक्षकार से ऋण लेती है तो ऋण की प्रतिभूति के रूप में मूल प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण पत्रों को भी सहायक प्रतिभूति के रूप में दे देती है। इन ऋण पत्रों का लेखा करने की 2 विधियां होती है, प्रथम विधि और द्वितीय विधि। प्रथम विधि में हम इन ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में देने की कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती, क्योंकि इस विधि में कंपनी यह मानती है कि वास्तव में ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया गया है, इन्हें केवल जमानत के रूप में दिया गया है। इस विधि में केवल ऋण लेने की प्रविष्टि बनाई जाती है। यदि बैंक से ऋण लिया गया हो तो निम्न प्रविष्टि होगी बैंक खाता नाम बैंक ऋण खाते से। द्वितीय विधि में कंपनी ऋण लेने की प्रविष्टि भी करती है और साथ ही साथ ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की भी प्रविष्टि करती है। ऋण लेने पे जैसे प्रथम विधि में हमारी जो एंट्री थी वही होगी बैंक खाता नाम बैंक ऋण खाते से। नरेशन बैंक से जमानत पर ऋण प्राप्त होने पर। दूसरे ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर। यह एंट्री हमारी प्रथम विधि में नहीं होती है, द्वितीय विधि में होगी। ऋण पत्र सस्पेंस या उपचंद खाता नाम ऋण पत्र खाते से।
ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर। बच्चों, अब इससे संबंधित हम सवाल देखेंगे। सवाल हमारा है, ताज टी लिमिटेड ने 20 लाख रुपए का ऋण बैंक से लिया। कंपनी ने 100 रुपए वाले 22,000 10% ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया। ताज टी लिमिटेड की बहियों में इन सम व्यवहारों को आप किस प्रकार दिखाएंगे? अब हम इसकी एंट्री करेंगे। इसमें पहली एंट्री प्रथम विधि के अनुसार होगी। बैंक ए की एंट्री होगी, बैंक खाता नाम बैंक ऋण खाते से, जो कि 22,000 ऋण पत्र है, जो 100 रुपए वाले है, तो हमारी राशि 20 लाख रुपए का ऋण लिया गया है, इसलिए 20 लाख की राशि आएगी। द्वितीय विधि में हमारी दो प्रविष्टि होगी, पहली ऋण लेने की, दूसरी निर्गमन की। पहले एंट्री के अनुसार बैंक खाता नाम बैंक ऋण खाते से, जिसमें हमारी राशि रहेगी 20 लाख रुपए। दूसरी एंट्री रहेगी ऋण पत्र सस्पेंस या चंद खाता नाम 10% ऋण पत्र खाते से, जिसमें हमारी निर्गमन की राशि आएगी 22 लाख रुपए। रोकड़ के लिए ऋण पत्र का निर्गमन। ऋण पत्रों का अंकित मूल्य जब उसके निर्गमन मूल्य के बराबर होता है, तो उसे ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। सम मूल्य पर निर्गमन में निम्न प्रविष्टियां होगी। यदि पूरी राशि एक किस्त में ली जाती है, तब आवेदन पत्र पर नकद की प्राप्ति पर निम्न प्रविष्टि होगी। बैंक खाता नाम ऋण पत्र आवेदन व आवंटन खाते से, आवंटन करने पर निम्न प्रविष्टि होगी। ऋण पत्र आवेदन व आवंटन खाता नाम ऋण पत्र खाते से। यदि ऋण पत्र की राशि 2 किस्तों में प्राप्त होती है, तो निम्नांकित प्रविष्टि होगी। आवेदन राशि की प्राप्त होने पर प्रविष्टि होगी बैंक खाता नाम ऋण पत्र आवेदन खाते से। आवेदन राशि को आवंटन पर समायोजित करने पर निम्न प्रविष्टि होगी ऋण पत्र आवेदन खाता नाम ऋण पत्र खाते से। शेष राशि के लिए आवंटन ऋण पत्र आवंटन खाता नाम ऋण पत्र खाते से, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता नाम ऋण पत्र आवंटन खाते से। यदि ऋण पत्र राशि 2 से अधिक किस्तों में प्राप्त होती है, तो अतिरिक्त प्रविष्टियां निम्नानुसार होगी। प्रथम मांग पर निम्न प्रविष्टि होगी ऋण पत्र प्रथम मांग खाता नाम ऋण पत्र खाते से। प्रथम मांग की प्राप्ति पर निम्न प्रविष्टि होगी बैंक खाता नाम ऋण पत्र प्रथम मांग खाते से। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय मांग होने पर भी प्रविष्टियां की जाएगी। अब हम एक सवाल देखेंगे। टीना लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 3,000 10% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन पर प्राप्त हो गई। जर्नल में लेखी कीजिए। प्रथम प्रविष्टि हमारी होगी बैंक खाता नाम 10% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाते से। सारी राशि एक साथ प्राप्त हो गई है, इसलिए हम आवेदन एवं आवंटन खाते से करेंगे। 3,000 ऋण पत्र थे और एक ऋण पत्र था 100 रुपए का, इसलिए हमारी राशि हो गई 3 लाख रुपए। दूसरी एंट्री हमारी होगी 10% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता नाम 10% ऋण पत्र खाते से। राशि वही रहेगी 3 लाख रुपए। एक मुश्त राशि हमारी हस्तांतरित हो गई है। अगला सवाल है हमारा, ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 12% ऋण पत्र 110 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन पर प्राप्त हुई। जर्नल में लेखी कीजिए। ये सवाल में हम किस तरह से निर्गमन कर रहे हैं? प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं। तो हम इसके लिए प्रविष्टियां देखेंगे। पहली प्रविष्टि हमारी रहेगी बैंक खाता नाम 12% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाते से। राशि हमारी आएगी 11 लाख रुपए, क्योंकि ये प्रीमियम पर निर्गमित हुए हैं। दूसरी एंट्री रहेगी 12% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता नाम 12% ऋण पत्र खाते से। प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से 1 लाख रुपए। ऋण पत्र में हमारे अमाउंट आएगा 10 लाख रुपए और प्रीमियम में आएगा 1 लाख, तो हमारी राशि कुल निर्गमन हुआ 11 लाख।
एक और सवाल हम देखेंगे। नयनतारा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 11% ऋण पत्र 9 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। जनरल में लेखे कीजिए। बच्चों, हमने अभी तक सममूल्य पर निर्गमन देखा, प्रीमियम पर निर्गमन देखा, तो अब हम किस पर निर्गमन देख रहे हैं? बट्टे पर। इसके लिए निम्न प्रविष्टियां होगी। बैंक खाता नाम 11% आवेदन एवं आवंटन खाते से, इसमें राशि हमारी आएगी बट्टा हटा के 4,50,000। 50,000 हमारा डिस्काउंट। दूसरी एंट्री होगी 11% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता नाम, 11% ऋण पत्र बट्टा खाता नाम, 11% ऋण पत्र खाते से। ऋण पत्र खाते में आएगा 5 लाख अमाउंट। आवेदन एवं आवंटन की राशि रहेगी 4,50,000। बट्टे की राशि 50,000। अति अभिधान की राशि वापिस करने पर निम्न प्रविष्टियां होगी। ऋण पत्र आवेदन खाता नाम बैंक खाते से। अति अभिधान की राशि याचनाओं में शामिल या समायोजित करने पर निम्न प्रविष्टि होगी। ऋण पत्र आवेदन खाता नाम ऋण पत्र आवंटन खाते से। ऋण पत्र मांग याचना खाते से। परिसंपत्तियों के क्रय पर निम्न प्रविष्टियां की जाएगी। विविध परिसंपत्तियां खाता नाम विक्रेता से। विक्रेता से की जगह जो भी विक्रेता रहेगा उसका नाम आएगा। दूसरी, ऋण पत्रों के निर्गमन पर। सममूल्य पर परिसंपत्तियों का निर्गमन होता है, तब हमारी एंट्री होगी विक्रेता खाता नाम। यहाँ विक्रेता का नाम आएगा, विक्रेता के नाम को हम डेबिट करेंगे ऋण पत्र खाते से। यदि प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो विक्रेता खाता नाम ऋण पत्र खाते से। इसी तरह बट्टे पर निर्गमन होगा तो विक्रेता खाता नाम बट्टे पर निर्गमित खाता नाम ऋण पत्र खाते से। सुविधा लिमिटेड ने सप्लायर्स लिमिटेड से 1,98,000 रुपए के मूल्य की मशीनरी क्रय की। इसका भुगतान 100 रुपए प्रत्येक पर 12% ऋण पत्र जारी करके किया गया। इसमें हम 3 कंडीशन के अनुसार एंट्री करेंगे। पहली कंडीशन हमारी ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो। दूसरी है ऋण पत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया गया हो। तीसरी, ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया गया हो। पहली कंडीशन में हमारी एंट्री होगी मशीनरी खाता नाम सप्लायर्स लिमिटेड खाते से। इसमें हमारी राशि आएगी 1,98,000। सममूल्य पर निर्गमन होने पर हमारी एंट्री होगी सप्लायर्स लिमिटेड खाता नाम 12% ऋण पत्र खाते से। इसमें राशि हमारी आएगी 1,98,000। तीसरी एंट्री होगी जब ऋण पत्र को 10% बट्टे पर निर्गमन किया गया हो। सप्लायर्स लिमिटेड खाता नाम ऋण पत्र के निर्गम पर बट्टा खाता नाम 12% ऋण पत्र खाते से। राशि हमारी आएगी सप्लायर्स लिमिटेड खाते में 1,98,000, बट्टे में 22,000। टोटल हमारी राशि रहेगी जब 10% प्रीमियम पर ऋण पत्रों को निर्गमित किया गया हो, तब हमारी प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। सप्लायर्स लिमिटेड खाता नाम 12% ऋण पत्र खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से। सप्लायर्स लिमिटेड खाते में आएगा 1,98,000 और ऋण पत्र खाते 1,80,000, 18,000 का हमारा प्रीमियम।